गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी निरंजना। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आसानी से मिलते रहे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो आपको याद रखना है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया था। तो आपको याद रखना है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। ऑप्शन दिया गया है मद्रास, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बंगाल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम क्या दिया गया है प्रमथनाथ मित्रा द्वारा की गई थी और इसमें जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल हैं। अगला पॉइंट अप्रैल 1906 में अनुशीलन बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता के भीतर एक समूह द्वारा युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया और कुछ अकालिक कार्य किए। अगला पॉइंट अनुशीलन समूह को घोष भाइयों अरबिंदो और बरिंद्र सहित गिरफ्तार किया गया था जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था जिसे विभिन्न रूप से मानिक टोला बम साजिश या मुरारीपुकुर साजिश कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। आपसे पूछा जाए तो आपको इसका सही उत्तर देना है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय थे। वह 1984 से 1988 तक भारत के वायसराय रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक A.O. हुन की पहल से हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक बॉम्बे में आयोजित किया गया था जहां W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे। इसमें पूरे भारत में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? तो निम्नलिखित नेताओं में से किसे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता था। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रभावशील व्यक्ति जिसने आज़ादी की लड़ाई की प्रकृति को बदल दिया वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो क्या कहा था? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब।
किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में द्विसदनी विधायिका नहीं है, आपको याद रखना है। वर्तमान में 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। पंजाब राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? ऑप्शन ए 28वां, 88वां, ऑप्शन बी 84वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 81वां। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। इस अधिनियम का पूरा शीर्षक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2010 में जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपको ये भी याद रखना और कॉपी में नोट करते रहना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए तवा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी चंबल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गोदावरी बेसिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के छोटे हिस्सों के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों तक फैला हुआ है। गोदावरी नदी त्रिभंकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा को संयुक्त प्रवाह इंद्रावती, मानेर और सागरी। सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा है और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको याद रखना है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मंजीरा है। गोदावरी की बात कर रहे हैं, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजीरा और सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो कहाँ फांसी दी थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है झांसी, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सागर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी SSC की परीक्षाओं में पूछे गए सभी क्वेश्चन में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी शिवपुरी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। 18 अप्रैल 1959 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, तो शिवपुरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। रामचंद्र पांडुरंग टोपे का जन्म 16 फरवरी 1814 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1814 ईस्वी को। अगला पॉइंट, उन्हें उनके नाम तात्या टोपे से ज़्यादा जाना जाता है। वह 1857 के विद्रोह के एक उल्लेखनीय जनरलों में से एक हैं। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1757 ईस्वी में ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो किसने जो है प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था। तो कहाँ लड़ा गया था? उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? अगर आपसे पूछा जाए तो 23 जून 1757 को उत्तरी पूर्वी भारत में लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ियों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्लाइव की जीत में अंततः अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बना दिया। तो क्लाइव की जीत ने अंततः अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बना दिया। प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व था क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी।
तो प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भी रखी थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं था। ऑप्शन दिया गया है बुद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से अहिंसा नहीं था। कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ, आपको याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गौतम या सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, इनका जन्म नेपाल के निचले हिस्से में लुम्बिनी में एक धनी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था, धनी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के एक क्षत्रिय कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल के राजा थे और उनकी माँ महामाया थी। अपने माता पिता के घर जाते समय उसने स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी उसके घर में प्रवेश कर गया है और बाद में लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ। सफ़ेद हाथी आज भी बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो सफ़ेद हाथी जो है आज भी बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। किस धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष निम्न पर निर्भर करता है? कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो आपको बताना है, इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष निम्न पर निर्भर करता है। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। निर्वाण शब्द सभी प्रमुख भारतीय धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के ग्रंथों में पाया जाता है। यह संबंधित आध्यात्मिक अभ्यास के बाद आत्मा की शुद्धि और संसार से मुक्ति या पीड़ा की स्थिति से मुक्ति को संदर्भित करता है। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्त का मार्ग, आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि और मुक्ति 3 मार्गों सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण से प्राप्त की जा सकती है। तो जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि किन 3 मार्गों से प्राप्त की जा सकती है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर था। तो उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन ए भागदूध, ऑप्शन बी आकाशवाप, ऑप्शन सी सूत, ऑप्शन डी तक्षण। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भागदूध उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर था, आपको याद रखना है। वैदिक काल के अधिकारी निम्न थे। अधिकारी और उनके कार्य। तो अधिकारी कौन था? पुरोहित। पुरोहित का कार्य क्या कौन था? मुख्य पुजारी। सेनानी सेना के सर्वोच्च सेनापति को क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। ब्रजपति चरागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी को वज्रपति कहते थे। जीवग्रह जो है पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। दत्ता किसे कहा जाता था? गुप्तचर या संदेश वाहक को। ग्रामरी किसे कहा? गांव का मुखिया को ग्रामरी कहा जाता था। कुलपति किसे कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। मध्यमासी किसे कहा जाता था? विवादों का मध्यस्थ जो करता था उसे मध्यमासी कहते थे। भागदूध किसे कहते थे? राजस्व संग्राहक जो था उसे भागदूध कहते थे। संग्रहित्री किसे कहते? तो कोषाध्यक्ष को संग्रहित्री कहते थे, आपको याद रखना है। और ये सब कॉपी में नोट भी करते रहना है जिससे आपको आसानी रहे। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी निवारक निरोध, ऑप्शन सी इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन डी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही उत्तर होगा, आपको याद रखना है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अमेरिका के अधिकार विधेयक अनुच्छेद 12 से 35 से प्रेरित मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। दूसरे शब्दों में अन्य अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किया जा सकता है। तो आपको कौन कौन से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं, कौन से हैं? ऑप्शन ए 2 सदनी निकाय, ऑप्शन बी 3 सदनी निकाय, ऑप्शन सी एकल सदस्यीय निकाय, ऑप्शन डी
सदस्यीय निकाय, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल सदस्यीय निकाय। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक एक एकल सदस्यीय निकाय हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के माध्यम से भारतीय संसद कैग के वेतन और अन्य रोजगार शर्तों को निर्धारित करती हैं। उनका वेतन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरह से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है। ऑप्शन दिया गया अपीली, ऑप्शन बी परामर्शी, ऑप्शन सी रिट, ऑप्शन डी मूल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल इसका सही उत्तर होगा। मूल अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। तो एक संघीय मूल अधिकार क्षेत्र जो है एक संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत के रूप में केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के बीच कोई विवाद, एक तरफ केंद्र और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य के बीच कोई विवाद। अगला पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। उपरोक्त संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल क्षेत्राधिकार हैं। तो आपको ये भी कॉपी में नोट कर लेना है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। ऑप्शन दिया गया है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 37वां संशोधन, ऑप्शन डी 35वां संशोधन। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन इसका सही उत्तर होगा। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। इस संशोधन अधिनियम के साथ पहली बार भारत के संविधान में न्यायाधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 14A और अनुच्छेद 323A जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 323A संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव अधिकारी, ऑप्शन डी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन अधिकारी इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार है। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों का संचालन करता है। आपको याद रखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।